हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का मॉडल पेपर नंबर 2 का पार्ट 3। इसे पिछले वाले वीडियो में हमने पार्ट 2 देख लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। इसी के साथ पिछले वाले जितने भी जो मॉडल पेपर हुए हैं, एक तो जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर, उसके पार्ट 1, पार्ट 2 और जो इस मॉडल पेपर नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2, सभी के जो लिंक है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हो। या फिर इसी चैनल पर क्लास 8th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो प्रश्न संख्या 22 तक हमारा हो चुका है। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 23, जो कि कौन से प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न 23 से लेकर 25 तक। 23, 24, 25 जो 3 प्रश्न है वो कितने कितने नंबर के आएंगे? 8-8 नंबर के। तो वीडियो से स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। एक तो होता है गुणनफल, एक होता है गुणनखंड। गुणनफल में तो हमें गुणा करना होता है और गुणनखंड में हमें टुकड़े करने होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी निबंधात्मक प्रश्न आएंगे उनमें सभी में अथवा रहेगा, और यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी 2-2 नंबर के हैं। तो इस प्रकार कितने नंबर का हो गया? 8 नंबर का। तो सबसे पहला दे रखा है 10a² - 15b² + 20c²। आपको क्या करना है? इसके गुणनखंड करने। तो गुणनखंड करने में मैं इसी का आंसर यहीं पर लिख देता हूँ, क्योंकि जगह यहाँ पर आराम से हम लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आंसर नंबर ए, 10a² - 15b² और प्लस में क्या आ जाएगा? 20c²। तो गुणनखंड में आपको करना क्या है? यहाँ से 10, 15 और 20, इसमें से जो संख्या कॉमन आ रही है उसको कॉमन निकालना है। तो 10, 15 और 20 में कौन सी संख्या है जिसका भाग जाता है? तो वो संख्या कौन सी है? 5। बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जिसका 10, 15 और 20 में क्या जाए? भाग। बाकी चर में से कोई संख्या कॉमन आ नहीं रही, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? कोष्टक। 5 का भाग लगाएंगे 10 में तो 2 बार जाएगा, और यहाँ से बच गया a²। फिर माइनस कीजिएगा, माइनस 5 का भाग 15 में लगाएंगे तो 3 बार, और साथ में आ जाएगा b² और प्लस में आ जाएगा 5 के 20 और c²। तो ये क्या हो गया इसका आंसर? केवल गुणनखंड ही पूछे, आ गया हल होगा नहीं। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। आगे है सेकंड, 4y² - 12y + 9। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है कि कोई सर्वसम्मिका तो नहीं है। 3 पद दिख रहे हैं, 3 पदों में सर्वसम्मिका लगती है। 2 ही सर्वसम्मिका है, a + b² और a - b²। बीच में माइनस है, इसका मतलब ये सर्वसम्मिका a - b² वाली है। अब इसकी जांच आपको 2 तरीके से करनी है। क्या फर्स्ट और जो लास्ट वाली संख्या है वो किसी न किसी का वर्ग है या नहीं है? तो ये जो 4y² है वो तो 2y का स्क्वायर है, और ये 9 है वो 3y का स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर सर्वसम्मिका के रूप में लिखना है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बी नंबर। सबसे पहले 4y² माइनस के 12y और प्लस में कितना है? 9। तो 4y² को तो हमने लिख दिया, 4 तो है 2 का स्क्वायर, और y² किसका है? y का। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। माइनस बीच वाले पद को एक बार ऐसा का ऐसा छोड़ देते हैं, प्लस की जगह प्लस आ गया। 9 को लिख दिया हमने 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये सर्वसम्मिका हो रही है a² - 2ab + b² वाली। तो बीच में आता है माइनस का 2ab, और a का मान तो ये कोष्टक के अंदर है, वो a का मान है, तो यहाँ रख देंगे a का मान गुणा ये है किसका? b का मान कितना? 3। तो ये सर्वसम्मिका हो गई a² - 2ab + b²। तो लिखेंगे यहाँ पर कि a² - 2ab + b² बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर, या फिर आप स्टार्टिंग से लिख सकते हो सर्वसम्मिका। सर्वसम्मिका a² - 2ab + b² बराबर होता है a - b² का प्रयोग करने पर। तो प्रयोग करते हैं, बराबर के नीचे बराबर लिखना है, कोष्टक के नीचे कोष्टक। a का मान जो कोष्टक के अंदर है वो a का मान है। तो a का मान कितना हो जाएगा?
2y, फिर माइनस की जगह माइनस आ गया, फिर b की जगह ये कोष्टक के अंदर है वो b का मान है तो कितना हो जाएगा 3 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब है कोष्टक वाली संख्या को आप कितनी बार लिखो 2 बार। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 2y माइनस 3, 2y माइनस 3। तो 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 के गुणनखंड क्या आ गए 2y माइनस 3, 2y माइनस 3। आगे है 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6। अब 3 किसी का स्क्वायर है नहीं 6 किसी का स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है इसके टुकड़े करने हैं। 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6 मैं यहाँ कर रहा हूँ सी नंबर को 3m स्क्वायर प्लस 9m और प्लस में कितना है 6। अब 3 और 6 दोनों ही स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, तो आपको क्या करना है लास्ट वाले 6 को इस पहले वाली संख्या से क्या करना है गुणा करना है। तो इधर साइड में लिख लेते हैं हम 6 को 3 से गुणा करने पर कितना आ गया 6 × 18 और सिंपल 6 और 3 को जोड़ने पर भी कितना आता है 9 आता है। तो आपको टुकड़े भी ऐसे करने हैं 18 के कि जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए 9। तो यहाँ पर 6 और 3 को जोड़ने पर कितना आता है 9 आता है। यहाँ m लगा हुआ है तो आप भी 6 के साथ में m लगा दो और 3 के साथ में भी क्या लगा दो m। अब 9 प्लस का 9m लाने के लिए 6 को भी प्लस का करना पड़ेगा और 3 को भी किसका करना पड़ेगा प्लस का, तब जाके 9m आएगा। तो यहाँ पर पहला पद तो है वैसा का वैसा लिख दो 3m स्क्वायर, 9m को लिख दिया हमने प्लस का 6m और प्लस का 3m और प्लस में कितना आ जाएगा 6। अब ये 4 पद बन गए हैं। 4 पदों को कैसे हल करते हैं तो आपको क्या करना है 2-2 के क्या बनाने हैं ग्रुप बनाने हैं। ये 2-2 के ग्रुप बन गए, तो 2-2 के ग्रुप में आपको पहले ग्रुप में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन बाहर निकालना है। 3m स्क्वायर और 6 में से संख्या में से कॉमन निकाले तो 3 कॉमन आ गया और m स्क्वायर और m में से कॉमन आ जाएगा m। तो 3m कॉमन आ गया अंदर, यहाँ से 1m बच जाएगा और प्लस का m बाहर आ गया। 3 में से भाग लगाएंगे 3 का 6 में तो कितनी बार जाएगा 2 बार। इसी प्रकार प्लस का आगे 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बच जाएगा m प्लस की जगह प्लस 3 का भाग लगाएंगे 6 में 2 बार। अब आपको चेक करना है कि कोष्टक के अंदर वाली संख्या समान है या नहीं है। तो यहाँ पर दोनों कोष्टक के अंदर है वो समान संख्या आ रही है, तो आपको अब क्या करना है कोष्टक के बाहर वाली संख्या को तो एक जगह लिखना है और कोष्टक के अंदर वाली संख्या को एक बार लिखना है। ये कॉमन लेने पर आया है लेकिन आपको मैं शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ। यही क्या हो जाएंगे हमारे इस सी के गुणनखंड। अब आगे है डी नंबर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। डी नंबर क्या है x स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर और एक तरफ है माइनस का z स्क्वायर। इसके भी क्या करना है हमें गुणनखंड करने हैं। तो ये सैरो समीका नज़र आ रही है हमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली। तो ये सैरो समीका होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दिया हमने x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि सैरो समीका जो ऊपर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है उसको हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और आगे दे रखा माइनस का z स्क्वायर। अब ये सैरो समीका बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी सैरो समीका बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक बार तो दोनों कोष्टक के अंदर वाली संख्या को जोड़ दो और एक बार दोनों कोष्टक के अंदर वाली संख्या को घटा दो। ये तो कोष्टक के ऊपर स्क्वायर है तो z को भी आप स्क्वायर के z पर भी कोष्टक लगा लो और उसके ऊपर क्या रह जाएगा स्क्वायर, ताकि हमें a और b का पता चल जाए। तो इस कोष्टक के अंदर जो भी संख्या x माइनस वाई वो तो a का मान है और इस कोष्टक के अंदर है वो क्या है b है। तो यहाँ पर बराबर के नीचे बराबर यहाँ रख दिया हमने, a की जगह रख दिया x माइनस वाई प्लस b की जगह रख दिया z। इसी प्रकार a के नीचे रख दिया हमने x माइनस वाई और माइनस की जगह माइनस और b की जगह कितना रख दिया z। यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो ये थे गुणनखंड। अब आगे का प्रश्न है भाग कीजिए। तो यहाँ पर 1-2 तो यहीं पर कर देते हैं। तो आंसर नंबर है ये a 44 कोष्टक x की पावर 4 प्लस 5 x की पावर 3 माइनस 24 x स्क्वायर में भाग देना है। भाग का मतलब बटे 11x स्क्वायर और x प्लस 8। आपको क्या करना है यहाँ पर
इस पहला बीजीय व्यंजक है उसको तो ऊपर लिखना है और दूसरे बीजीय व्यंजक को कहाँ लिखना है, नीचे। अब एक बार कट रहे हैं उनको काट देते हैं, लेकिन ध्यान रखना कोष्टक के अंदर वाली संख्या को नहीं काटना है। पहले जो कोष्टक के बाहर है उनको काट लेते हैं। 11 के पड़े से 44 कट गया कितनी बार, 4 बार। अब ऊपर से सभी में अक्स है वो 2 बार आ रहा है, कम से कम 2 बार तो आ रही रहे, तो एक बार अक्स स्क्वायर को क्या निकाल लेते हैं बाहर, तो यहाँ से बच जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का कितना 24 और बटे में कितना आ गया अक्स स्क्वायर कोष्टक अक्स प्लस 8। अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपको काटना है तो पहले बाहर निकालना है उसके बाद में काटना है, मतलब घर के अंदर जाकर नहीं काटना है, घर के अंदर जाकर नहीं मारना है, उसको बाहर लाना है फिर काटना है उसको। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 के क्या करने हैं, गुणनखंड करने। तो यहीं 24 के गुणनखंड वहीं 3 पद आ गए, तो 24 के टुकड़े करेंगे तो 24 के टुकड़े होते हैं जैसे 8 3 24, 8 को 3 से गुणा करने पर कितने आते हैं 24। आपको लास्ट वाली संख्या के टुकड़े करने हैं। अब देखने हैं कि 8 और 3 को जोड़ने या घटाने पर 5 आता है या नहीं आता, तो 8 और 3 को जोड़ने पर कितना आता है, ये घटाने पर कितना आता है 5। लेकिन 8 को तो किसका करना पड़ेगा प्लस का, और 3 को किसका करना पड़ेगा माइनस का। अब मैं आपको एक सीधा तरीका बता देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ गुणनखंड नहीं करने हैं, सीधे भी हम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बार तो अक्स के साथ में प्लस काट लेना है और एक बार अक्स के साथ में माइनस का 3 लेना है। तो मैं यहीं पर ले रहा हूँ, 4 बाहर है, एक बार तो मैंने अक्स के साथ में प्लस काट ले लिया और एक बार अक्स के साथ में क्या ले लिया माइनस का 3 और बटे में आ जाएगा अक्स प्लस 8। अब अक्स प्लस 8 से अक्स प्लस 8 कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, 4 तो बाहर बच गया, अंदर बच गया अक्स माइनस 3, और ये क्या हो गया हमारे फर्स्ट का आंसर। अब इसी प्रकार आगे करें, बी है 9x² y², इधर कर देते हैं बी, ये अथवा का बी है, ध्यान रखना अथवा का क्या है बी है। 9x² y² कोष्टक 3z माइनस 24, 3z माइनस 24 में भाग देना है 27xy कोष्टक z माइनस 8 का। तो वहीं काम करना है, पहले वाले पद को ऊपर लिखना है, तो 9x² y² बीजीय व्यंजक को ऊपर लिखना है 3z माइनस 24 और बटे के नीचे लिखना है 27xy कोष्टक z माइनस 8। भाग में एक हमें प्रॉफिट होता है कि इसमें लगभग आंसर में पता रहता है, क्योंकि नीचे वाली संख्या किसी न किसी प्रकार ऊपर वाली संख्या से क्या करनी है, कटनी है। तो यहाँ पर देखिए 9 के पाड़े से 27 कट गया 3 बार, ऊपर अक्स और वाई 2 बार है, नीचे 1 बार है, तो 1 बार कट जाएंगे, ऊपर अक्स वाई बच जाएगा। साथ में z माइनस 8 भी कटेगा, लेकिन वो तब कटेगा जब आप ऊपर वाले पद से 3 को बाहर निकालेंगे। तो एक तो ऊपर क्या बचा हुआ है, अक्स और वाई बचा हुआ है, एक हमने 3 बाहर निकाल लिया तो बाहर 3 आ जाएगा और अंदर बच जाएगा z माइनस 8 और बटे में भी कितना है z माइनस 8। अब z माइनस 8 से z माइनस 8 को काट सकते हो आप, सीधे नहीं काट सकते कि 8 को 24 से काट दें, बिल्कुल गलत हो जाएगा, अन्यथा यह आंसर आ जाएगा 3x y। ये 1 मिनट, बटे में 3 है नीचे, ऊपर से 3 तो निकाले नहीं, यहाँ बटे में भी तो 3 है, तो 3 से 3 भी क्या हो जाएगा कट जाएगा और आंसर केवल और केवल क्या बचेगा x y। अब देखते हैं सी नंबर, अथवा का सी नंबर कर लेते हैं इधर। अथवा के सी है 26xy x प्लस 5, 26xy कोष्टक x प्लस 5 और y माइनस कितना है 4, इसमें भाग देना है किसका 13x और y माइनस से 4 का। तो भाग लगा देते हैं, पहले पद को तो ऊपर लिख लेते हैं, तो पहला पद तो आ जाएगा 26xy कोष्टक x प्लस 5 और y माइनस 4 और इसमें भाग किसका देना है 13xy माइनस 4 का। देखिए नीचे भी कोष्टक में y माइनस 4 है, ऊपर भी y माइनस 4 है, कट गया, x से x कट गया, 13 से 26 कट गया कितनी बार 2 बार, तो बाहर तो बच गया 2 और y, अंदर बच जाएगा x प्लस 5। तो ये बिल्कुल तो आसान सा था। तो मेरे हिसाब से आप गुणनखंड के बजाय यदि भाग को करना चाहो तो आपके लिए वो इजी रहेगा।
आगे है 5z माइनस 80। तो यहाँ पर कर देते हैं डी नंबर को। क्या था प्रश्न? जेड कोष्टक 5z² माइनस 80, इसमें भाग देना है 5z कोष्टक z+4 का। तो लगाएं भाग यहाँ पर। सबसे पहले तो जो ऊपर पहला बीजीय व्यंजक हो उसको तो ऊपर लिखेंगे, तो z 5z² माइनस का 80 और बटे में आ जाएगा कितना? 5z कोष्टक z+4। तो यहाँ से z कैंसिल हो गया। अब नीचे 5 आ रहा है तो इसको भी कैसे न कैसे काटना ही है, तो ऊपर से 5 को क्या निकाल लो? बाहर। तो 5 को बाहर निकाल लिया तो अंदर बच जाएगा z²। 80 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16 और बट्टे में आ जाएगा 5 कोष्टक z+4। 5 से 5 कैंसिल। अब देखिए z+4 भी कटेगा तो ऊपर वाले 16 है उसको हम लिख सकते हैं z का होल स्क्वायर माइनस 16 को लिख दिया 4 का होल स्क्वायर और बटे में कितना आ जाएगा? z+4। तो ये सर्व समीकरण बन गई a² माइनस b² वाली। तो a² माइनस b² का मतलब होता है एक बार तो दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को क्या कर दो? घटा दो और बटे में कितना आ जाएगा? z+4। तो z+4 से z+4 कैंसिल और आंसर आ जाएगा z-4। तो ये हो गया आपका प्रश्नावली 12 का 8 नंबर का प्रश्न। अब है प्रश्न संख्या 24 जो कि आएगा क्षेत्रमिति वाली प्रश्नावली से। क्षेत्रमिति वाली प्रश्नावली प्रश्न संख्या 24। एक समलंब का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 है तो दूसरी भुजा में ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की, ये समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई। क्या यहाँ पर कर लेते हैं आंसर नंबर फर्स्ट। लिखेंगे समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। और समलंब चतुर्भुज की पहली भुजा को बोलते हैं ए और ए का मान कितना दे रखा है? पहली भुजा का मान दे रखा है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। पहली भुजा का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब या फिर हम एक बार समलंब चतुर्भुज की दूसरी भुजा को मान लेते हैं, कुछ ना कुछ मान लेते हैं दूसरी भुजा, और दूसरी भुजा को हम क्या मान लेते हैं? बी। अब लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना होता तो सूत्र सामने लिखते। यहाँ पर पहले उत्तर दे रखा है तो उत्तर सामने लिखेंगे, सूत्र कहाँ लिखेंगे? नीचे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा a प्लस b, मतलब समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, बराबर में आ जाएगा 34। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं में a का मान हो गया 10, b का मान हमें ज्ञात करना है, गुणा h का मान कितना दे रखा है? 4, बराबर में आ गया 34। अब पहले जो कोष्टक के साथ में चिपके हुए हैं उनको भेजते हैं दूसरी तरफ, तो इधर तो बच जाएगा 10 प्लस b बराबर 34। ये 2 जो बटे में था वो गुणा में चला जाएगा और 4 जो गुणा में था वो कहाँ चला जाएगा? भाग में। यहाँ से 2 से 4 कट गया 2 बार, 2 से 17, 34 कट गया कितनी बार? 17 बार। तो हम b का मान निकालेंगे तो 17 उधर पहले से, 10 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो b का है वो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज की जो दूसरी भुजा है वो कितने सेंटीमीटर की आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। इसी के साथ दूसरा प्रश्न है, एक घनाभाकार कक्ष की आंतरिक माप 12 मीटर, 8 मीटर और 4 मीटर है। यदि सफेदी कराने का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से हो तो कक्ष की 4 दीवारी पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। केवल चारों दीवारों पर ही हमें कलर करवाना है तो हम चारों दीवारों का सूत्र लगा देंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे घनाभाकार दीवार की लंबाई, तो यहाँ पर कर देते सेकंड को, लिखेंगे घनाभाकार कक्ष की लंबाई, और लंबाई होती है L। तो लंबाई का मान देर का एक बार लिख लेंगे, लिखेंगे घनाभाकार कक्ष की चौड़ाई को बोलते हैं B, और फिर घनाभाकार कक्ष की ऊंचाई को बोलते हैं H।
तो ये दे रखी है हमारे पास 12, 8 और 4, 12 मीटर, 12 मीटर, 8 मीटर और 4 मीटर। अब लिखेंगे हम घनाभाकार कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभाकार कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक L + B गुणा H, मतलब आयत के परिमाप को ऊंचाई से गुणा करने पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल आता है। अब बराबर 2 की जगह 2 कोष्टक L का मान है 12 + B का मान है 8 गुणा H का मान कितना है 4। तो हल करेंगे तो पहले कोष्टक को हल करेंगे, 12 और 8 हो गए 20, गुणा कर देंगे 4 से। तो अब सभी को गुणा कर देते हैं, ये हो गया 40 गुणा 4, और 40 गुणा 4 का मतलब हो गया 160 मीटर स्क्वायर। तो जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 160 मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो 1 मीटर का खर्चा कितना है 5 रुपये। तो लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी कराने का व्यय, सफ़ेदी कराने का व्यय बराबर कितने हैं 5 रुपये। हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर नहीं 160 मीटर स्क्वायर है, तो लिखेंगे 160 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी कराने का व्यय। 160 को क्या कर देंगे 5 से गुणा कर देंगे, तो 16 पंजे 80, कितने रुपए आ जाएंगे 800 रुपये। तो कमरे की चारों दीवारों पर सफ़ेदी कराने का व्यय कितना आएगा 800 रुपये। लेकिन प्रश्न आगे और पूछ रहे हैं कि यदि उस कमरे की छत पर भी सफ़ेदी कराई जाए तो सफ़ेदी का खर्चा कितना होगा। तो छत मतलब आयताकार, छत भी कौन से आकार की है आयत, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। वैसे छत और पेंदे का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो होती है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा ऊंचाई, और जो साइड वाली होती है उसका होता है चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये मैंने वीडियो में अच्छे से बता रखा है कोर्स में, तो वहाँ से आप और देख सकते हो प्रश्नावली को। तो यहाँ पर हम निकालेंगे अब छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल। तो पहले छत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो दे रखी है कितनी 12, चौड़ाई दे रखी है 8, और 12 को 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 12 को 8 से गुणा करेंगे तो 12 8 96 हो जाएंगे। अब लिखेंगे 96 मीटर स्क्वायर का खर्चा, 96 मीटर स्क्वायर का खर्चा। तो 96 मीटर स्क्वायर के लिए हम 96 को 5 से क्या कर देंगे गुणा, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, और 9 पंजे 45, 46, 47, 48, 480 रुपये। तो 6 पंजे 30 और 9 तीस 27, 28 29, 1 मिनट, 9 पंजे 45, 46, 47 तक बिल्कुल सही है 450 रुपये। तो यदि आपको छत पर और कलर करवाना है तो आपको 450 रुपये और देने होंगे। ये था प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24। अब जो अथवा में है वो आप ऐसे नहीं कि आपको चारों के चारों ही करने, या तो ऊपर वाले 2 करने या फिर नीचे वाले 2 करने। मैंने ऊपर वाले 2 कर दिए हैं, अब आप नीचे वाले 2 और कर लेना। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ऊंचाई ज्ञात करनी है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर है कि मोड़कर एक 4 सेंटीमीटर बेलन बनाया जाता है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो 4 सेंटीमीटर है वो तो उसकी क्या बन जाएगी ऊंचाई बन जाएगी, और जो 11 सेंटीमीटर है उससे हम त्रिज्या निकालेंगे, लेकिन 2πr लगाकर 11 सेंटीमीटर r का मान निकालेंगे पहले यहाँ से, क्योंकि यहीं जो 11 सेंटीमीटर है वो उसका नीचे वाला वर्त का भाग बन रहा है, और वर्त का भाग नीचे वाला मतलब होता है 2πr वर्त की परिधि, और यहाँ से r का मान निकालना है। r का मान निकल जाएगा, इसका मान 4 सेंटीमीटर है। आप आसानी से बेलन का क्या निकाल सकते हो आयतन। अब है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 आपकी प्रश्नावली 13 आलेख से। या तो आपको ये ऊपर वाला प्रश्न करना है, या फिर आपको अथवा में जो नीचे प्रश्न दे रखा है वो करना है। तो नीचे वाला प्रश्न तो हमने पिछले जो मॉडल पेपर आया था ब्लूप्रिंट उसमें कर लिया था। अब हम करेंगे ये बैंक वाला प्रश्न। बैंक वाला प्रश्न है कि एक बैंक वरिष्ठ नागरिकों को उनके
जमा धन पर 10% क्या देता है? साधारण ब्याज देता है। जमा धन तथा उस पर अर्जित वार्षिक साधारण ब्याज के संबंध को दर्शाने वाला एक आलेख खींची। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सारणी नहीं दे रखी, वो हमें सारणी बनानी है। सारणी किस प्रकार बनाओगे? कोई भी मान लो हम स्टार्टिंग छोटे से मूल्य से करते हैं। मान लो यदि बैंक में 100 रुपये जमा करवाते हैं तो उस पर 10% का मतलब होता है 10 रुपये का क्या मिलेगा? ब्याज। 100 रुपये पर निकालना आसान होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सारणी बना लेते हैं। एक तरफ तो जमा धन की और एक तरफ बना लेते हैं ब्याज की, क्योंकि प्रश्न में हमें सारणी बना के नहीं दी गई है। तो हम कम से कम 3-4 मानों की क्या बना लेते हैं? सारणी, क्योंकि बगैर सारणी के तो हम ग्राफ बना नहीं पाएंगे। एक तरफ तो लिख लेते हैं जमा धन और एक तरफ लिख लेते हैं ब्याज। तो ब्याज निकाल के बता देता हूं मैं पूरा कैसे प्रकार ब्याज निकाला जाता है। पहले मान लो जमा धन यदि 100 रुपये हो तो ब्याज 10%। ब्याज कितना मिलेगा? 10% वार्षिक है तो ये हो जाएगा मूलधन गुणा समय गुणा दर 10% और बटे में कितना आ जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ से ब्याज कितना रुपये आ जाएगा? 10 रुपये। ये भी रुपये में है और ये भी किस में है? रुपये में। इसी प्रकार अब बार बार नहीं लिखेंगे हम। 200 पर कितना रुपये का ब्याज हो जाएगा? 20 रुपये का। यदि 300 रुपये जमा करवाएंगे तो 30 रुपये का ब्याज मिल जाएगा, और यदि 400 रुपये जमा करवाएंगे तो 40 रुपये का। हमारे पास 4 मान बहुत है सारणी बनाने, ये ग्राफ बनाने के लिए। तो अब एक बार हमें क्या बनाना पड़ेगा? पैमाना। तो ये ग्राफ आ गया हमारा। इस ग्राफ में हम हल कर लेते हैं। तो ग्राफ में लगभग बीच से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ये तो हो गया वाई अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष। ग्राफ जरूर देखना, ग्राफ यदि गलत हो गया तो ऐसे मान लो 8 नंबर ऐसे कैसे गए आपके। ये तो कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। आपको पूरा डिटेल से लिखना है एक्स अक्ष, और ये आ गया आपका वाई अक्ष। अब यहां से हम 2-2 खाने छोड़ देते हैं। कितने खाने छोड़ दें? 2-2। यदि नीचे 2-2 खाने छोड़ रहे हो तो आपको ऊपर भी 2-2 खाने छोड़ने हैं। सबसे पहले नीचे तो लिख लेते हैं हम जमा धन। क्या लिख लेते हैं? जमा धन, और ऊपर लिख लेते हैं ब्याज। जमा धन पहले कितना था? यहाँ पर 100 रुपये का। फिर ब्याज आया ये, फिर जमा धन 200 रुपये, फिर 300 रुपये, और फिर आया 400 रुपये, और लास्ट में 500 रुपये। 500 रुपये तो था नहीं, हमने 4 ही मान निकाले हैं, 100, 200, 300 और 400 के लिए। यदि आप 2-2 खाने छोड़ रहे हो तो सभी में 2-2 खाने छोड़ने हैं। ऊपर भी आपको 2-2 ही खाने छोड़ने हैं। जैसे 100 रुपये जमा करवाए तो पहले 10 रुपये का ब्याज, फिर 10 के बाद में कितने का? 20 का, 20 के बाद में 30 का, और 30 के बाद में 40 का। आपको ये ध्यान रखना है कि ग्राफ में 0 से लेकर 10 में जितना अंतर आ रहा है उतना ही ऊपर आना चाहिए। मतलब ऊपर जितना अंतर है उतना ही पहले माप और 0 के बीच में होना चाहिए। इधर जैसे सभी में 100 का अंतर है तो यहाँ पर 0 और 100 के बीच में भी 100 का ही अंतर होना चाहिए। ये हम गलत कर देते हैं, क्योंकि मैं जो सारणी दे रखी है वही मान हम लिख लेते हैं, पैमाना नहीं बनेगा उससे। अब हम पैमाना लिख लेते हैं इधर साइड में। पैमाना एक्स अक्ष में तो क्या रहा? तो एक्स अक्ष पर 2 खाना। कितने खाना? 2 खाना बराबर 100 रुपये। नीचे कितने? 100 रुपये लिए हैं हमने। इसी प्रकार वाई अक्ष पर क्या किया हमने? तो वाई अक्ष पर किया हमने 2 खाने वहाँ छोड़े हैं, 2 खाना बराबर 10 रुपये लिए हैं। तो ये पैमाना हो गया। अब पहला मान है कि 100 और 10 का, तो 100 और 10 का ये आ गया। इधर नीचे से 100 की तरफ जाना है, 100 से ऊपर जाना है, और इधर 10 से साइड में आना है। मतलब इस प्रकार आपको चलना है, ये आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो जहाँ पर बिंदु क्रॉस करे एक दूसरे को, दोनों रेखाएं एक दूसरे को करे, वहाँ बिंदु हमें देना है। ये बिंदु आ गया। अब 200 और 20 यहाँ मिल जाएगा, 300 और 30 यहाँ मिल जाएगा, 400 और 40 यहाँ मिल जाएगा। इस प्रकार हमने क्या बना लिया? एक ग्राफ।
अब आपको क्या करना है, इन सभी बिंदुओं को एक दूसरे से क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में आपको आगे इसको लाइन को क्या करना है, मूल बिंदु से यदि गुजरे तो गुजार देना, नहीं गुजरे तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको बिंदु लिखने हैं। पहला बिंदु आया था 100 और 10 का, दूसरा बिंदु आया था हमारा 200 और 20 का, तीसरा बिंदु है 300 और 30 का, और ये बिंदु हो जाएगा 400 और 40 का। ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। अब आपको ग्राफ में क्या पूछा है वो देखिए। प्रश्न ने कहा है क्या यह रेखिक आलेख है, तो यदि मूल बिंदु से गुजर जाए आलेख तो वह कौन सा आलेख होगा, रेखिक आलेख। साथ में ये भी ध्यान रखना रेखिक आलेख बिल्कुल सीधा बनता है, तो लिखेंगे हाँ यह रेखिक आलेख है, हाँ यह रेखिक आलेख है। कौन सा आलेख है, रेखिक आलेख। अच्छा, ये इसका 500 नहीं देना है, प्रश्न इसका ऊपर रह गया, हमने परिमाप वाले का आंसर दे दिया। यहाँ पर रेखिक आलेख का नहीं पूछा है, ये पूछा है कि 250 जमा करवाने पर ब्याज कितना मिलेगा। तो 250 रुपये पर चलते हैं एक बार। ये यहाँ रहे 250 है 200 और 300 के बीच में। तो आपको क्या करना है, स्केल से या फिर यहाँ 250 से ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद में जैसे ही लाइन आए आपको इधर घूम जाना है। इधर घूमने के बाद में जहाँ पर ये वाई एक्स को टच करे वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर 250 है और यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, ये 20 और 30 के बीच में कितना आएगा, 25। तो यदि आप 250 रुपये जमा करवाते हो तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, 25 रुपये। तो यही कह रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर 250 रुपये जमा कराने पर 25 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। ये प्रश्न 2 नंबर का है, इसलिए इनको आप हल्के में मत लेना। आगे है 70 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा कराना पड़ेगा। तो 70 रुपये के लिए यहाँ पर हमने आलेख पूरा बड़ा बनाया नहीं है, लेकिन यदि आगे बढ़ाएंगे इसको तो 600 700 और आगे जाएंगे इस प्रकार तो वो 70 पर टच करेगा। कितने पर, 70 पर। और यदि आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो ब्याज आ गया 70 का, बराबर हो जाएगा मूलधन को P मान लेते हैं, समय 1 वर्ष हो गया, दर कितनी 10 और बटे में कितना 100, 0 से 0 कट गया। अब जो 10 भाग में है वो गुणा में चला जाएगा, गुणा 70 से गुणा होकर कितना हो जाएगा 700 और P का मान कितना आ जाएगा 700। तो यदि आपको 700 रुपये का 70 रुपये का ब्याज प्राप्त करना है तो कितने रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, 700। तो ये 2-2 नंबर के प्रश्न थे और ग्राफ आपका 4 नंबर का। इस प्रकार आपको फुल डिटेल से आंसर देना है। तो ये था हमारा मॉडल पेपर नंबर 2। अब हम करेंगे इसके बाद में संजीव DS वर्क का मॉडल पेपर नंबर 2, क्योंकि फर्स्ट हमने ऑलरेडी पहले ही कर चुके हम। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स वाला 3.14 को भी ज्वाइन करें ताकि आपको ये वीडियो PDF के रूप में अवेलेबल हो सके और आप देख सकें कि किस प्रकार हमें पूरी डिटेल से अपनी कॉपी को बोर्ड एग्जाम में बनाना है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।